नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो एमपी की सड़कों से निराश्रित गौवंशों की समस्या खत्म करने के लिए एमपी सरकार गौशालाएं खोलने की योजना पर काम कर रही है। गौवंश सड़कों पर बेसहारा न भटकें, दुर्घटनाओं का कारण न बने और किसानों की फसलों को भी नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए एमपी के 7 शहरों में मेगा गौशाला बनाने का प्लान बनाया गया है। पशुपालन विभाग ने दावा किया है कि इस योजना से गौशालाएं बनने के बाद निराश्रित गौवंश सड़कों पर नहीं दिखा करेंगे। यहां तक तो सब कुछ सुनने में अच्छा भला लग रहा है, लेकिन गौशालाओं की टेंडर प्रक्रिया की जब डिटेल सामने आई तो हंगामा मच गया। दरअसल गौशाला खोलने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दुबई की कंपनियों ने भी इच्छा जताई है। अब इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक आर.के. दोगने ने पूछ लिया है कि ऑस्ट्रेलिया और दुबई की कंपनियां गौशाला का टेंडर हासिल करेंगी तो वो शुद्ध व्यापार करेंगी या गौसेवा करेंगी, क्योंकि सेवा वाला भाव, गाय के लिए माता वाला भाव तो भारतीयों में है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात मध्य प्रदेश। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के विधायक आर.के. दोगने और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। तो में गाँव में लोगों की फसलें खा रही हैं या चल रही तो परेशानी हो रही, किसान को भी परेशानी हो रही, तो ये नहीं होती। गौ माता की बात करने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंट पे यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप दुबई और ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं। अगर दुबई और ऑस्ट्रेलिया के लोग आएंगे तो मांस विक्रय बढ़ेगा गौ माता का, इसके अलावा कुछ नहीं है। गौ माता के लिए करना चाहिए तो एक तो ये करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को चाहिए। दूसरा एक और सजेशन मेरा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ चरनोई की भूमि 2% हर गाँव में छुट्टी रहती है। चरनोई की भूमि में एक गाँव में 2000 एकड़ अगर है तो 40 एकड़ जमीन निकलती है, जिसमें दबंगों का कब्जा है, नेताओं का कब्जा है, तो वो कब्जा छुड़वा कर और उसमें गौशाला खोल रहे हैं। सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है, तमाशा कर रही है, गौ माता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जब गौ माता के संरक्षण की बात आती है, गौ माता के उत्थान की बात आती है, गौ माता के संवर्धन की बात आती है, तो सरकार अपने जितने भी दावे होते हैं, दावे वादों से सरकार मुकरने का काम करती है। एक तरफ आप जीएसटी लगाने का काम करते हो, गौ अभ्यारण्य बनाने का काम किया जाएगा, गौ माताओं की सेवा करने का काम किया जाएगा, पूरे प्रदेश भर में जो है गौशालाओं का निर्माण करने का काम किया जाएगा। जो हमारी गौ माताएं निराश्रित हो रही हैं, जो लगातार घटनाओं का शिकार हो रही हैं, वाहनों से उनकी मौतें हो रही हैं, अन्य जनहानि जो है उसके कारण से हो रही है, तो उस दिशा में सरकार कोई काम नहीं कर रही, कोई पहल नहीं उठा रही है। जब विपक्ष ने ये सवाल दागे तो सत्ता पक्ष की ओर से सफाई क्या दी गई है बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से, सुनवाते हैं आपको। कि गौ माता की सुरक्षा के लिए और गौ माता के संरक्षण के लिए हम सब लोग, सरकार ने अपील भी की है, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि अगर मानते हैं कि हम सब गौ माता को मानते हैं और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने बड़े बड़े गौ अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है। पूर्व में भी हमारी सरकार ने गौ अभ्यारण्य बनाया था। अब नए जो गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं वो 1 से 1.5 साल के बीच में अपने पूर्ण शकल ले लेंगे। रखने के साथ साथ उनको खाना और खुराक भी समय पर मिले, चिकित्सा भी मिले। गौ माता को आम आदमी से जोड़ने और उनके आकर्षण बिंदु भी बने रहें, इस दिशा में सरकार ने काफी महत्वपूर्ण योजना बनाई है। हमारा पशुपालन विभाग इस पर काम कर रहा है। तो आज इस मुद्दे पर न्यूज़ 24 के सवाल क्या हैं, इस सवालों से भी आपको रूबरू करा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर रहे आज की सवाल। एमपी की सड़कों से खत्म होगी गौवंश की समस्या, 7 शहरों में मेगा गौशाला बनाने का प्लान बना। गौशाला की टेंडर को लेकर सियासी घमासान, बीजेपी बोली 2 सालों में कर देंगे हम पुख्ता इंतजाम। खेतों सड़कों पर घूमते लाखों गौवंश की क्या दूर होगी समस्या, और स्वावलंबी गौशालाओं का पूरा खाका क्या बन गया है। एमपी में गाय पालेंगी ऑस्ट्रेलिया और दुबई की कंपनी। कांग्रेस ने पूछा कि व्यापार होगा या फिर गौसेवा होगी। इन्हीं सवालों के साथ आज हम इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो एमपी में गौशालाओं का हाल क्या, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस खबर की बड़ी बातें लगातार दिखाते जाएंगे। एमपी में गौशालाओं का जो हाल है वो आप
अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी गौशालाएं चल रही हैं, कितने गौवंश इन गौशालाओं में पाले जा रहे हैं, ये आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बाकी के मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे उनका परिचय भी कराएंगे। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी का ही पक्ष आ जाए। पंकज जी, सवालों के घेरे में है, आज आप बहुत अच्छी योजना लेकर आए, गौ माता की सेवा की ये योजना है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और दुबई की कंपनियां आएंगी वो सेवा वाला भाव कैसे लाएंगी? मित्र, मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये विषय ज्वलंत रूप से आया था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे गौवंश सड़कों पर रहते हैं जी, और मूलतः ये वो गौवंश हैं जो अब दुधारू पशु के रूप में नहीं है। और इसमें दो प्रकार के विषय थे। पहला विषय तो ये विषय था मित्र कि ये सारे के सारे जो गौवंश जो सड़क पर थे, ये गौवंश दुर्घटना का कारण बनते थे। दूसरा, इन गौवंशों को भी चोट लगती थी। तीसरा, जान माल की क्षति दोनों प्रकार की होती थी। और बहुत सारे लोग इनसे टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त होकर काल कलुते थी। काले रंग का गौवंश रोड पर है तो कई बार रात को दिखता भी नहीं था। यद्यपि सरकार ने कोशिश करी कि सींगों पर रेडियम लगाएं, पर फिर भी ऐसा लगता था प्रयास नाकाफी है। तो फिर ये निर्णय किया कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्वावलंबी गौशाला बनाई जाए जहां सिर्फ 30% दुधारू पशु होंगे और 70% ऐसे गौवंश होंगे जो अब दूध नहीं देते, और उनके गौमूत्र से और गोबर से उन गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। जी, सरकार उनको क्या मदद देगी? सरकार उनको मदद ये देगी कि गौ माता का जो अनुदान है प्रति इनका 40 रुपए प्रति अनुदान करेगी। ये योजना मिनिमम 5,000 गौवंश के लिए है। उसको आप यदि 20,000 25,000 तक ले जाते हैं तो विषय लगे। जी, भूमि उपलब्ध कराएगी और सरकार की देख रेख में उसकी एक नियम पात्रता की शर्त बनी कि वेटनरी डॉक्टर होगा, भोजन की ये उपलब्धता होगी, नियमित स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, उपचार की व्यवस्था होगी, समय पर वैक्सीनेशन होगा, हर गौवंश की जियो टैगिंग होगी और नियमित अंतराल पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। इसमें क्या आपत्तिजनक है? ओपन टेंडर है और 25 जिलों में मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं, और जिनमें से 7 जिलों में टेंडर की प्रक्रिया में 2 विदेशी कंपनियों ने भाग लिया है। अभी टेंडर अलॉट नहीं हुआ। अभी ये चेक करना बाकी है कि तकनीकी रूप से उनकी निविदा सही है कि नहीं है। तकनीकी निविदा के बाद जो पात्रता की शर्तें, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, गौवंश के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनका अनुभव, ये 4-5 प्रमुख बिंदु स्पष्ट तौर पर चेक करे जाएंगे। अभी इनकी पुष्टि होना बाकी है। पुष्टि होने के बाद ही वो जो गौशाला है वो मध्य प्रदेश की धरा पर गौशाला रहेगी, मध्य प्रदेश की सरकार के नियंत्रण के अधीन गौशाला रहेगी। उससे होने वाली जो भी आय जो होगी वो पूर्णतः उस गौशाला के उपयोग में खर्च होगी, कोई व्यापार का विषय है नहीं। इसीलिए इसमें एनजीओ जैसी संस्थाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है जिनका मूल भाव सेवा का हो। तो देशी व्यवस्था हो या विदेशी व्यवस्था हो, ये आय की व्यवस्था नहीं है। मूल उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में ऐसे गौवंश जो अब आज की तारीख में प्रकृतिवश आयु के आधार पर दुधारू नहीं है, उनके लिए उचित रहवास की व्यवस्था इस योजना पर काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इसमें क्या आपत्ति का विषय थी? कोई इससे पैसा कमा रहा होता, प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, मैं बताता हूं कहां पर दिक्कत है, बताता हूं। पंकज जी, देखिए, आपका पूरा जवाब मैंने सुना, कोई टोकटाकी नहीं की। इसमें आपत्ति यह है कि संघ, जिसके करीब 56 आयाम बताए जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद, जिनका एक पूरा प्रकल्प है गौ सेवा का, क्या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को, क्या कोई जो गौशाला इससे पहले चला रहे हैं, जिनको अनुभव है, उनको वरीयता ना देकर हमने ये ऑप्शन ही क्यों रखा कि दुबई से लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए? अब दुबई वाले क्या सोच रखते हैं? वो क्या सेवा भाव दिखा पाएंगे? वो अच्छा सेवा भाव दिखा पाएंगे या कोई स्वयंसेवक? उनको वरीयता क्यों नहीं दी गई? ऑप्शन ही हमने एक लूप होल ही क्यों छोड़ा? मैं तो इससे पूछ रहा हूं कि वरीयता किसने निर्धारित कर दी? ये तो ओपन टेंडर है ना। आज के जमाने में यदि आप कोई ओपन टेंडर करते हो तो आप किसी को टेंडर में भाग लेने से थोड़ी रोक सकते हो, और टेंडर में भाग लेने का आशय कि टेंडर अलॉट हो गया। मैंने तो इस प्रारंभ इसी बात से किया, और ये ओपन टेंडर है। अभी मान लीजिए यदि हम संघ परिवार से जुड़ी ऐसी सेवा संस्थाओं को लेते तो फिर आपत्ति खड़ी होती कि साहब देखिए, संघ के लोगों को काम दिया सरकार ने,
तो विषय संघ का, भारतीय जनता पार्टी का या किसी अन्य राजनीतिक दल का है नहीं। विषय मध्य प्रदेश में गौ वंश और गौ माता की क्या सेवा कर सकते हैं, और ऐसे गौवंश, और शर्त देखिए कि 30% ही दुधारू पशु होंगे, यानी 70% ऐसे गौवंश को रखना है जो आज की तारीख में दूध नहीं देते और जिनको जो उसका पालक है वो छोड़ देता है। ठीक है पंकज जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। कुछ मेरे सवाल अभी बाकी रह गए हैं, बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ विजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, और प्रमोद नेमा जी गौशाला संचालक हैं, वो भी जुड़ गए। आप सभी का भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। अवनीश बुंदेला जी, भाई क्या समस्या है आपको बताइए। सब कुछ इतना बढ़िया, निराश्रित गौवंश कोई भी दिखेगा नहीं सड़कों पर, इस योजना का तो स्वागत होना चाहिए। क्यों ब्राजील और माफ कीजिएगा जो दुबई और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां हैं, इनको क्यों आप शक की दायरे से देख रहे हैं, शक की नजर से देख रहे हैं? देखिए पवन जी, एक बात साबित हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस गौमाता के नाम पर राजनीति करती थी, जो फर्जी गौरक्षक बने भाजपा के लोग घूमते थे, आज उनने हाथ खड़े कर दी। खुद उनकी सरकार ने मान लिया कि ये लोग गाय की रक्षा करने में सक्षम नहीं, क्योंकि हमने देखा अभी किस तरह से नगर निगम भोपाल के मार्गदर्शन में एक स्लॉटर हाउस चल रहे थे जहां से टनों गौमांस जब्त हुआ। पहली बात। दूसरी बात स्पष्ट हो गई है कि ये गौरक्षा करने में सक्षम नहीं है, ये अच्छी गौशालाएं बनाने में सक्षम नहीं है, तभी इनको दुबई और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को बुलाना पड़ रहा है। मुझे बताएं, यहाँ बात गौवंश के रखरखाव की नहीं है, यहाँ बात है भावनाओं की। जो संवेदनाएं इस देश की जुड़ी हैं गौ माता से, सनातन धर्म की, हिंदुओं की जो संवेदना, जो भावना जुड़ी होती हैं गौ माता को, आप देखें आदि काल से भगवान राम के समय से जीवन दायिनी माना गया है। आप देखें नदियां और गौ माता को जीवन दायिनी माना गया है। उसके बाद आप देखें ऑस्ट्रेलिया और दुबई की कंपनी, मतलब आपको आपत्ति है, कहते हो कि दुबई में 92% मुसलमान रहते हैं, उसके बाद भी आप दुबई की कंपनी को कह रहे हैं कि भाई वो गाय का रखरखाव करेगी। कैसे करेगी? भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करे कि उनकी पार्टी, उनकी सरकारें गौ माता की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि ये लोग आज तक गौ माता के लिए कुछ कर नहीं पाए। हम तो साफ कहते हैं ना, 15 माह की कमलनाथ सरकार में हमने 1000 से ज्यादा उन्नत गौशालाएं बनाई थी, जैसी ये लोग आज तक नहीं बना पाए। इन्होंने गौरक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति की और भ्रष्टाचार किया है। हमने देखा कई बार आरएसएस और भाजपा सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग जो गौशालाएं संचालित करते थे, गौशालाओं के नाम पर एकड़ों करोड़ों की जमीन तो ले लेते थे, लेकिन उसके आपने बैरसिया में देखा, यहां भी एक भाजपा का नेता ही उसको चलाता था। आपने देखा सैकड़ों गाय माता जो वहां पे आपको मरी पाई गई, मृत पाई गई, और जब उनका मांस, उनका शरीर सड़ गया तो बदबू आई, उसके बाद ही जानकर। और ये एक जगह की बात नहीं, कई जगह की बात है। ये कोई नई बात है क्या? पंकज जी कह रहे हैं कि गौवंश सड़कों पर है। हमने बार बार कहा कि आ गई आपकी बात। अब सेकंड राउंड में आपके पास आएंगे, 2 मेहमान और हैं, उनकी बात भी आ जाने देते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। कम टाइम दिया। बिल्कुल अभी सेकेंड राउंड में आता हूं मैं आपके पास, और आपके तो दो नेताओं का बयान पहले ही हमने चला के सुनाया है। प्रमोद नेमा जी, गौशाला चलाते हैं आप, क्या लगता है आपको ये अच्छा है? ऑस्ट्रेलिया और जो दुबई की कंपनियां हैं वो आ जाएंगे तो आपसे अच्छा चला लेंगी वो गौशाला? देखिए, गौशाला चलाना ये सरकार का या दूसरी संस्थाओं का काम नहीं है। गौशाला जो चलती है वो सेवा भाव से चलती है। बिल्कुल। आज हम भी 40 साल से गौशाला चला रहे हैं। उस गौशाला के लिए कोई भी समर्पित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ना कि समर्पित लोगों की आवश्यकता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गौशाला को सिर्फ अपना ये मानते हैं कि इससे हमको बहुत लाभ मिलेगा, जबकि गौशाला चलाने से सिर्फ सेवा का प्रकल्प मिलता है, ना कि कोई कमाई का जरिया है। और जब तक ये भावना हम लोगों में नहीं आएगी कि हम गौशाला को सेवा के रूप में नहीं चलाएंगे, तब तक गौशाला सही तरीके से संचालित नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्ववर्ती सरकार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देलावाली में गौशाला खोली थी। गौशाला खोली, 1 साल भी वो गौशाला नहीं चल पाई थी, क्योंकि उसमें सेवा भाव का अभाव था। बिल्कुल। भाई पैसे की व्यवस्था तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेवा कहाँ से लाएंगे? ठीक है।
और मेरा सोच ये है कि गौशाला जब तक सेवा भावी लोग आगे नहीं आएंगे, ऐसे लोगों को सरकार नहीं जोड़ेगी जिनमें गो गाय के लिए सेवा का भाव हो, तब तक गौशाला चलाना संभव नहीं है। ठीक है। विजय शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो आपके माध्यम से मैं सब चर्चाओं को सुन रहा हूं जी, मुझे एक फर्क पता लगाना है कि एक बेटा और बहू या बेटा एक माँ की जो सेवा करता है जिस भाव से, और अनाथाश्रम में उसकी जिस भाव से सेवा होती है, क्योंकि गऊ को अगर हम माँ मानते हैं जी, तो माँ के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं इनकी बातों से जो कह रहे थे गौसेवक संचालक, वो उनकी बात को मैं थोड़ा सा सही मान रहा हूँ जी। लेकिन ये जो प्रयोग है ये वर्षों से किया जा रहा है। वो भी ये बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गौशालाएं खोली गई थी, लेकिन उनके संचालन न होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर शिवराज जी के शासनकाल में भी गौशालाओं का विषय चलता रहा। तो कारण यह है कि जो सुधार होने चाहिए वो सुधार वैसे नहीं हुए जिस सुधार की अपेक्षा आम जनमानस को है। जिन पशुओं को घर से लोग निकाल देते हैं, जब वो दूध नहीं देते हैं, जब वो गायें किसी काम की नहीं रहती हैं, तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं सड़कों पर, और सड़कों पर आए दिन उनके शवों को हम देखते हैं। अब तो इसी समस्या के लिए ये बड़ी विशाल गौशालाएं बनाई जा रही हैं। 25 से 30 हजार तक की क्षमता रहेगी गौवंशों की। अब इसमें शुक्ला जी, जो ऑस्ट्रेलिया और दुबई की कंपनियां बताई जा रही हैं, वहां के लोग होंगे, उनका मैनेजमेंट होगा, तो वो एक लाभ वाले एंगल से ज्यादा इसको ट्रीट करेंगे या सेवा भाव वाले से करेंगे? संभावना किसकी ज्यादा दिखती है आपको? देखिए, अगर कोई कंपनी टेंडर डालती है और वो काम करना चाहती है तो उस पर एक निगरानी तंत्र होगा, उसे देखा जाएगा। हो सकता है एक सरकार का दृष्टिकोण ऐसा हो कि भाई पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम ऐसा करके भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि स्थानीय लेवल पर जो प्रयोग रहे हैं अभी तक के वो विफल रहे हैं, बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे हैं। गौओं की स्थिति में, उनको देख रेख में कोई सुधार गौशालाओं में बहुत अच्छा देखने को मिला नहीं है। गौशालाओं के प्रति श्रद्धा भक्ति की जो बातें हो रही हैं वो बहुत ऐसी दृष्टांत हो, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नजर आया नहीं है। और टेंडर की एक प्रक्रिया ओपन है। अगर किसी विदेश की कंपनी यदि चाहती है कि मध्य प्रदेश में वो गौशालाओं के माध्यम से अगर वो कुछ अच्छा करना चाहती है, तो सरकार ने भी कोई निर्णय किया नहीं है। अभी टेंडर की प्रक्रिया है। सरकार क्या निर्णय लेती है, सरकार देती है नहीं देती है, अभी ये सब पूरा होना बाकी है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यदि यहाँ इंटरेस्ट ले रही है और आ रही है, काम करने की इच्छुक है, तो उसे काम देने में कोई बुराई नहीं है। बस ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के ये टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो उद्देश्य सरकार की मंशा वो फलीभूत हो, उसका एक कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे उसकी निगरानी की जाएगी, अभी इसमें समय लगेगा। पहले हमें ये देखना होगा कि टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत क्या ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को या और भी जो विदेशी कंपनियां हैं वो उन्हें मिलती है कि नहीं। ओके, ठीक है। पंकज जी, ये जो चिंता आज हम सब लोग कर रहे हैं ये अनायास ही नहीं है। इसका एक उदाहरण आ चुका है भोपाल में, जिसमें एक डॉक्टर गाय के मांस को भैंस का मांस बताकर पास कर देता था। ये एक उदाहरण है हमारे सामने। इस वजह से ये हम लोग चिंतित हैं और मुझे लगता है ये चिंता आपको भी होगी। इस वजह से आज ये सवाल उठाया जा रहा है। मॉनिटरिंग तो वहां भी बहुत एकदम सख्त थी, आज तक मुझे लगता है कोई बहुत प्रभावी कार्रवाई उसमें नहीं हुई जो रोल मॉडल बने। देखिए पवन जी, मैं 2-3 बिंदु स्पष्ट करता हूं जी। सबसे पहले ये ओपन टेंडर है और आज के सूचना क्रांति के युग में ओपन टेंडर में कोई भाग ले सकता है। दूसरा, सरकार ने अभी किसी विदेशी कंपनी को टेंडर अलॉट नहीं किया, ये भी सब स्पष्ट है। तो न सूत न कपास, और कांग्रेस लट्ठम लट्ठा करने को तैयार है कि साहब विदेशी को दे दिया, सेवा का भाव नहीं है, लाभ कमाएंगे।
अरे मित्रों, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में लाभ का विषय तो टेंडर की पहली शर्त है कि लाभ का विषय है ही नहीं। ये स्वावलंबी गौशाला बनाना है जिसमें 30% मात्र दुधारू पशु हैं और 70% वो पशु हैं जिनका आपको रखरखाव करना है, जिनका खाली गौमूत्र और गोबर है। और आपको पवन जी ये जानकर आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि मध्य प्रदेश जैविक खेती में देश में नंबर 1 है। और जैविक खेती के लिए, पर्यावरण के लिए, उन्नत फसल के लिए, जिसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, जो बाकी खाने की तुलना में महंगा है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान देश भर में 40% है। और जैविक खेती के लिए गौमूत्र और गोबर से उपयुक्त कोई खाद नहीं है। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जिसने एक अनूठी मिसाल कायम करी गौ काष्ठ की, जहां गोबर से लकड़ी की समान शेप देकर बनाया जाता है। और भोपाल के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे शवदाह जो शमशान घाट होते हैं उन पे गौ काष्ठ उपलब्ध होती है। तो मूल विषय वो है पवन जी, किसी प्रकार का लाभ का विषय नहीं। पहली शर्त यह है कि उस गौशाला से जो भी आय व्यय होगा वो 100% गौशाला और गौ संरक्षण के उपयोग में आना है। तो लाभ का विषय तो समाप्त हो गया। जो सेवा के भाव से होगा वो आएगा। दूसरा प्रक्रिया है, तीसरा ओपन टेंडर है, चौथा टेंडर अभी किसी को मिला नहीं है। तो अनुमान लगाना, और जहां तक जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया वो दुखद घटना है। सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। और इसीलिए सरकार की कोशिश यह है कि मध्य प्रदेश में गौ सेवा को लेकर जो वातावरण निर्मित होना चाहिए उस पर काम चले। और मूल द्वंद्व यही है पवन जी कि जैसे ही पशु दुधारू नहीं रहता तो जो पालक है वो उसको छोड़ देता है भगवान के भरोसे, और सरकार उनकी जिम्मेदारी करेगी। ये गोपाल की सरकार है। गोपाल वो यानी जो गौ को पाले। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैं गोपाल हूं और मेरी जिम्मेदारी है। यदि एक प्रयोग मध्य प्रदेश की सरकार प्रारंभ कर रही है जहां गौवंश की सुरक्षा संरक्षण होगा, उनके लिए 5,000 गौवंश से लेकर 20-25 हजार गौवंश तक की योजना है। यानी 5,000 से नीचे गौवंश यदि है तो आप उसके पात्र नहीं है। यदि आपका टर्नओवर 25 करोड़ से नीचे 20 करोड़ से आप उसके पात्र नहीं है। यदि आपके पास क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर है आप उसके पात्र नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कि यदि आपको पास गौ सेवा का 10-20 वर्षों का अनुभव नहीं तो आप पात्र नहीं है। तो फिर लाभ कहां से आ गया? जो 10-20 वर्षों से गौ सेवा या गौशाला का संचालन कर रहा है तो मुझसे और आपसे बेहतर जानता होगा इस सारे के सारे विषयों को। तो मुझे लगता है कि अभी जिन विषयों पर विशेषकर विदेशी कंपनी को टेंडर देने के मुद्दे पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ, टेंडर प्रक्रिया में 2 कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने 25 में से 5-7 जिलों में भाग लिया है, बाकी जिलों में वो है भी नहीं। और उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का विलाप, और जिस प्रकार की गौशाला की बात कांग्रेस पार्टी कर रही, पवन जी, विजय जी बैठे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का पैसा लेकर गौशालाओं की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी, वही ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक है पंकज जी, आगे आपकी बात तो वो थे। आगे आपकी बात। अब अवनीश जी का सवाल भी अधूरा रह गया था। आपने एक बात कही कि न सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा। मैं एक और भी कहावत जानता हूं और हमें लगता है कि सांप निकल गया उसके बाद फिर लकीर को पीटना, वो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। सांप काटे उससे पहले उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अवनीश जी, देखिए पवन जी, सबसे आप आश्चर्य की बात ये देखें, पंकज जी बार बार कह रहे हैं कि ओपन टेंडर है। अरे भैया, ओपन टेंडर तो उस ठेकेदार को ही मिला था जिसने भोपाल में 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया। ओपन टेंडर तो उन लोगों को ही मिलते हैं कि जिनकी बनाई हुई सड़कें एक बारिश नहीं झेल पाती हैं। ये हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं। तो हमारी चिंता उसी बात की है कि जब विदेशी कंपनी जो कि भारत की संस्कृति से परिचित नहीं है, गौ माता से परिचित नहीं है, गौ माता की सेवा कैसे दुबई के लोग करेंगे जहां पे 92% मुसलमान रहते हैं। और अभी बहुत अच्छी बात कही है मित्र हमारे शुक्ला जी ने, विजय भैया ने, कि भैया माँ बाप की असली सेवा तो उसके बच्चे कर सकते हैं। अगर मतलब ये तो स्थिति है कि माँ बाप की सेवा बच्चों ने नहीं की, उनने जो है वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में माँ बाप को रख दिया, उसके वजह कुछ पैसे दे देंगे, तो ये सेवा कहां हुई? हमारा सवाल ये है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं गोपाल हूं, गाय पालता हूं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों सेवा नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, मैं तो, हमें कोई आपत्ति नहीं है आप दुबई की कंपनी को दो, ठीक है अवनीश जी। अगर मुझे लगता है कांग्रेस का तो कोई गौ सेवा का कोई प्रकोष्ठ है नहीं। अगर भारतीय जनता सुनते नहीं हो, आप एक बात, आप सुनते नहीं हो, पूरी बात नहीं हुई मेरी।
अवनीश जी, ये कोई पार्टी का मंच थोड़ी ना है जहां पर आप सबसे- पूरा स्पीच देते रहेंगे। ठीक है, बीच में मुझे एक सवाल चलो, करना बोलो, है बोलो। और आपसे ही करना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस में तो ऐसा कोई विभाग है नहीं। अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई विभाग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ कोई विभाग, उनके किसी कार्यकर्ता को ये टेंडर दे दिया जाए तो कांग्रेस उस पर हाय तौबा तो नहीं मचाएगी? आप देंगे गारंटी? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भूपेश बघेल सरकार का उदाहरण देता हूं। ऐसी नीति इनको बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल सरकार थी तो उनने, आप समझ लें, जो गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं वो भी 10 पैसे में खरीदना शुरू कर दिए थे, जिसको गोकास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें छत्तीसगढ़ में ये जो समस्या थी कि जो कैटल फ्री सबसे पहले सड़कें हुई और गोवंश साहब को सड़कों पर दिखना बंद हुआ और लोगों ने कम से कम जो डेयरी चलाते थे उनको लगा कि नहीं, इनकी सेवा करना चाहिए, इनके मतलब गोबर का भी यूज है। वैसे भी कहा है, शास्त्रों में कहा जाता है कि गोमूत्र से बड़े बड़े रोग भी ठीक होते हैं। और खुद ये भाजपाई अंधभक्त कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, लेकिन आज जब सेवा करने की बात आ रही, इतने सालों से आप देखिए 22 साल से सरकार बनाए बैठे हैं और कितनी सारी गौ माताएं जो हैं सड़क हादसे में मारी गई हैं, पॉलिथीन खाने के बाद भी मारी गई हैं, और इनके साथ जो एक्सीडेंट हुए कई सारे लोग जो थे वो काल के गाल में समाये हैं। अब आप कह रहे हो कि हम विदेशी कंपनी सेवा कराएंगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो अपने आप को गोपाल कहते कि मैं तो गाय पालता हूं, वो इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि मैं सक्षम नहीं है हमारी सरकार, हमारी पार्टी, इसलिए हम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। और वैसे भी अब तो मोदी जी का काल है, मोदी जी का जमाना है। अमेरिका का यहां पे सोयाबीन बिकना है, अमेरिका के ड्राई फ्रूट बिकना है, ट्रेड डील में सब साइन हो चुका है, अमेरिका का मक्का यहां बिकना है। तो अब लगता है दुबई ऑस्ट्रेलिया के लोग आके गौ सेवा भी करेंगे। मतलब तो मुझे बताएं भारत के लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? आपने सारी बात की अवनीश जी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि अगर विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस से जुड़े हुए किसी गौसेवी संस्थान को, किसी स्वयंसेवक को जो गौसेवा पहले से कर रहा है उसको दे दिया जाए तो कांग्रेस उस पर आपत्ति तो नहीं जताएगी? हमें क्यों आपत्ति? देखिए कोई स्वयंसेवक हो या अवनीश बुंदेला हो या नेमा जी हो या आप हो पवन जी या शुक्ला जी, देखिए ये हर आदमी का अपने दिलचस्पी है, गौमाता के प्रति उनकी अपनी भावना है, कोई भी करे सेवा, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन हाँ, ये जो विदेशी कंपनियों का, आप तो हम तो सवाल ये खड़े, हमारा सवाल इतना सा है कि क्या दुबई जहां पर 92% मुस्लिम रहते हैं और जिन पर आप गोहत्या का आरोप लगाते सबसे पहले कि आप जाकर उनके किचन चेक करते हैं, फ्रिज चेक करते हैं कि भैया दादरी में उनके क्या पक रहा है, बिहार में क्या पक रहा है, और आप बार बार, और आज आप उन्हीं नहीं, आपत्ति तो उनसे भी है और आपत्ति उनसे भी है जो कर्नाटक में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, या तो आप स्वीकार करिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस गौवंश का गला काटा था, है ना, उन पर भी आपत्ति तो उनसे भी रहेगी, आपत्ति तो उनसे भी रहेगी जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में गला काटा था गौवंश का। याद होगा आपको? चाहते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं पवन पांडे जी, पता नहीं कभी ये कहते हो कभी वो कहते हो, भैया यार मैं यहां पर बैठकर पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। क्या सवाल है आपका, बताइए। मैं ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जहां पर आपकी कमी है आपसे जानकारी चाह रहा हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं, बीजेपी के क्यों है ना, तो आप ये कह रहे हैं ना कि कहां की बात कहां से। ठीक है, खैर आ गई आपकी बात। पंकज जी, चिंता इसलिए भी है क्योंकि जहां तक मैं लिखता पढ़ता हूं उसमें देखता हूं कि विदेश में अधिकतर गाय को मांस भी खिलाया जा रहा है, उनको सिर्फ चारा नहीं खिलाया जा रहा। आप अगर देखेंगे, आपको भी जानकारी होगी, मुझसे वरिष्ठ ही हैं आप उम्र में, तो उनको गाय को मांस तक खिला दिया जाता है। और गाय हमारे लिए कितनी पूजनीय रही है, अभी विजय शुक्ला जी ने भी, अवनीश बुंदेला जी ने भी बताया, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान श्री राम इस धेनु, इसी गाय के लिए अवतरित हुए थे इस पृथ्वी पे, इसलिए चिंता है। पंकज जी देखिए पवन जी, मुझे लगता है कि भारत जैसी भूमि पर जहाँ मनुष्य मांस भक्षण से परहेज करता है, वहां गौ माता को मांस खिलाएगा, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। मतलब गौ माता का मांस तो विधर्मी खाते हैं, पर गौ माता को कोई मांस खिलाएगा ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने कॉर्पोरेट के चंदे से गौशाला की योजना को क्रियान्वयन करने का प्रयास किया, विफल प्रयास किया था, वो आज कह रही हमसे कि हम श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि हम गौशाला नहीं बना पाते। तो कमलनाथ जी ने फिर चंदा क्यों मांगा था, CSR से क्यों बना रहे, सरकार के पास पैसे कहाँ थे,
वो तो कहते थे खजाना खाली है, मैं ऋण माफ नहीं कर सकता, मैं बिल माफ नहीं कर सकता, मैं दूध बोनस नहीं दे सकता, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता, मैं पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं कर सकता क्योंकि खजाना खाली है। और बाद में हमारी सरकार आती है तो हम बम्पर विकास उसी खजाने से करते हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और पवन जी, ये मूल विषय सिर्फ इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में 2-3 लाभ प्रत्यक्षता मिले। एक जैविक खेती जिसका मैंने बात करी, दूसरा पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा गौ माता की सेवा, चौथा सड़क पर जो भी गौवंश जो दूध की दृष्टि से उपयोगी नहीं है उनका विषय। जहां तक विजय जी का आशय ये था कि गौशाला की बजाय यदि घरों में गौ माता पलती तो ज्यादा बेहतर होता, वो उनका आशय था। विजय जी स्पष्ट करेंगे उनके अवसर पर। लेकिन अब वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। गौ अभी पशुधन भी समाप्त है, संख्या कम है और लोग घरों में, विजय जी, आदमी जो है पशुधन नहीं पालता सर। ये बदल गया समाज। अब वो समाज नहीं है कि जो यहाँ परंपरा होती थी कि घर के पशुधन होते थे, घर का दूध दही घी हुआ करता था, वो विषय वो बदल चुका। आज जिस हम सिंगल यूनिट परिवार व्यवस्था में है उसमें लोग नहीं पाल रहे, और जो पालते भी हैं वो दूध की उत्पादकता बंद होने के बाद उसको सड़क पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब ये जो पशुधन है ये उपयोगी नहीं है। तो वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पर सरकार का जिम्मा ये है, इसलिए दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और अभी फिर दोहरा रहा हूं कि किसी विदेशी कंपनी को ठेका नहीं है। ओके। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में प्रक्रिया प्रारंभ है, 5 से 7 जगह पर आवेदन है। आवेदन की शर्तों के आधार पर सरकार तय करेगी कि ठेका देना है कि नहीं देना है। तीसरा, ये विषय लाभ का नहीं है, 100% जो आय व्यय है वो गौशाला के स्वावलंबी बनाने में खर्च होना है, बस। ठीक है प्रमोद जी, क्लोजिंग रिमार्क आपका। हेलो जी प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही क्लोजिंग है रिमार्क आपको आपका। मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज आ रही। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि गौशाला के लिए सरकार जो भी कर रही है वो बहुत ठीक है, लेकिन आज जो 5000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, अगर उन गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अगर ईमानदारी से प्रयास किए जाए तो मैं समझता हूं कि 80% गाय सड़कों पर नहीं दिखेंगी। आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो वर्तमान में गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में जो मैं गोकाष्ठ बनाता हूं, आज भोपाल के जितने भी शमशान घाट हैं उनमें सब में मेरा गोकाष्ठ सप्लाई होता है जी। सिर्फ हम लोग गोकाष्ठ से या गाय के गोबर की जो खाद बनती है उससे हम लोग स्वावलंबी नहीं बन सकते। हमारा निवेदन है कि हमारी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी समस्या है, ठीक है, अगर उन सारी समस्याओं को अगर सरकार थोड़ा ध्यान रखे। आज तक कभी सरकार ने ये नहीं किया कि वो सारी गौशालाओं वालों को बुलाकर, उन संचालकों को बुलाकर उनसे बात करे कि भाई आपकी समस्याएं बताएं कि आप इसको स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओके। अगर सरकार थोड़ी मदद इन्हीं गौशालाओं की कर देगी तो मैं समझता हूं कि सरकार को सड़क पे गाय नहीं दिखेगी। ठीक है विजय शुक्ला जी, क्लोजिंग रिमार्क आपका। विजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? विजय जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या? जी ठीक है। तो देखिए अगर आप बोल चुके हो, मैं चूंकि सुन नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं कि देखिए जो पंकज जी कह रहे थे ना जी, निहितार्थ वही था कि पहले लोगों के मन में गाय पालन का, हर घर में एक गाय पालने का एक रिवाज भी था और एक आस्था भी थी अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए। लेकिन शहरीकरण के चक्कर में और मॉडर्निटी के चक्कर में लोगों ने वो जो आस्था का विषय था ना गौ पालन, वो धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया। और वो एक मतलब ऐसा है कि सड़कों पर गायें आ गई जी। प्रश्न ये है कि मैं एक प्रश्न ये कर रहा हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। अब आप ये सोचिए कि पहला कदम उन्होंने बढ़ाया कि उन्होंने गायों को मिलने वाले आहार की राशि 40 रुपए कर दी। जी। इतना मतलब
एक संवेदनशीलता का, जो मैं समझता हूं जितने पूर्व मुख्यमंत्री हुए होंगे, गायों के प्रति, गौवंश के प्रति जो उन्होंने एक रुचि अपनी दिखाई कि सरकार ने 40 रुपए गायों की राशि उन्होंने चारे की उनके भोजन व्यवस्था के लिए की। जी, सवाल यह है कि इतने प्रयोग, इतने प्रयास हो रहे हैं सालों से, 20 साल, 25 सालों से, 30 साल से, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। तो मैं तो ओपन टेंडर प्रक्रिया का मैं स्वागत करता हूं। ओके। अगर ये ओपन टेंडर प्रक्रिया क्यों की गई है? क्योंकि उन लोगों को ये ठेका ना मिल जाए कि जो स्लाटर हाउस चलाते होंगे, जो गौ की तस्करी करते होंगे, तो गौ तस्करी को रोकने के लिए भी तो प्रयास करने होंगे सरकार को। ठीक है। ये जो अनाधिकृत रूप से जो स्लाटर हाउसेस चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उनको कौन रोकेगा? उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था तो ठोस बनानी पड़ेगी, कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। अब चूंकि टेंडर ओपन है, ओपन टेंडर में कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है, मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो इस दिशा में आगे बढ़े और वो जो प्रोफेशनल्स हैं, ये देखिए जो कंपनियां आएंगी ना, ये प्रोफेशनल्स होंगी। बस सिर्फ इतना है कि अगर उन्हें टेंडर मिलता है, अगर सरकार को उनका टेंडर, उनके प्रस्ताव ठीक लगते हैं, मुझे लगता है कि गौवंश की रक्षा के लिए ऐसे अगर चलता रहेगा तो गौवंश खत्म हो जाएगा। 4 लाख कितने आगे आपकी बात लाख कमी के चलते हमें गौवंश की चर्चा संख्या को यहीं मैं विराम देख रहा देना हूं। पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि ऐसे में गौवंश बचेगा कैसे? जी, क्योंकि हम हाथ पर हाथ धरे अवनीश रहेंगे, बुंदेला जी, सरकार पंकज कोई नया चतुर्वेदी प्रयोग और भी नहीं प्रमोद करेगी, नेमा जी, कोई आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चिंता इसलिए वाजिब है क्योंकि विदेशी कल्चर में वो भक्ति भाव नहीं है, वो माता वाला भाव नहीं है। और जैसा भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में हुआ, वैसा ना हो जाए, इस चिंता के चलते आज ये चर्चा हमने की थी। उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और पूरे पारदर्शिता के साथ गौमाता की सेवा करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।